Good morning. Today we are going to discuss about the nuclear energy in India. न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है. अब थोड़ा सा डाटा के ऊपर बात कर लेते हैं. इंडिया जो है वो एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, बट इंडिया में 25% ऑफ द थोरियम रिजर्व्स आर फाउंड इन इंडिया, विच आर द थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स इन द वर्ल्ड. एंड इंडिया में जो है वो 2% यूरेनियम जो है रिसोर्सेज पाए जाते हैं. 2% ऑफ द यूरेनियम रिजर्व्स आर फाउंड इन इंडिया. अब बात करते हैं कि इंडिया में एट प्रेजेंट क्या है सिचुएशन न्यूक्लियर एनर्जी की. तो इंडिया इज प्रोड्यूसिंग अप्रॉक्सीमेटली 6.78 गीगावाट विद द हेल्प ऑफ 22 न्यूक्लियर प्लांट्स at present, and our target is 22 gigawatt by 2031. इंडिया जो है वो 6.8 गीगावाट प्रोड्यूस कर रहा है न्यूक्लियर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ 22 न्यूक्लियर प्लांट्स, एंड टारगेट कितना है हमारा अप्रॉक्सीमेटली 22 गीगावाट 2031 तक. अब हमारा जो है वो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है अभी न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में, वो ये दिक्कत है कि जो थोरियम है दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो है, बट इसमें फ्यूजन प्रोसेस नहीं होती है. नो, द न्यूक्लियर एनर्जी डील्स विद द टू प्रोसेसेस, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन. जो यूरेनियम जो है वो है यूरेनियम 235 इज द मोस्ट फिसाइल मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल विच इज प्रेजेंट. अब ये जो है इंडिया में प्रेजेंट क्या है, थोरियम जो है उसमें फिशन प्रोसेस नहीं होती है, तो ये हमारे थोरियम एज अ थोरियम ये हमारे किसी काम का नहीं होता है. बट जो यूरेनियम होता है, जो प्योर यूरेनियम जो होता है, जो 2% इंडिया में है, उसमें भी थ्रू आउट, नॉट ओनली इन इंडिया, उसमें भी जो U235 है, U235 जो है वो मोस्ट फिसाइल मटेरियल होता है, बट ये 0.7% ही प्रेजेंट रहता है. ये प्योर यूरेनियम में ओनली 0.7% ही प्रेजेंट रहता है U235 विच इज द मोस्ट फिसाइल मटेरियल. तो इंडिया को अभी क्या है कि इंडिया की जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज रही है कि इंडिया के पास फिशन मटेरियल प्रेजेंट नहीं था. दूसरी बात, आफ्टर द न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ 1974 इंडिया हैज फेस्ड न्यूक्लियर अपार्थाइड फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज फॉर 34 ईयर्स, फ्रॉम 1974 टू 2008. हमें जो है वो कोई भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर जो फ्यूल है वो हमें ट्रांसफ़र नहीं किया गया और हमें NSG ग्रुप से बाहर रखा गया, और उससे ग्रुप से हम अभी भी बाहर हैं. बट हमें NSG वेवर दिया गया 2008 में, जब USA के साथ हमारी न्यूक्लियर डील साइन होती है, दैट्स कॉल्ड 123 एग्रीमेंट. उसके बाद हमारे साथ जो न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है वो USA ने हमें देने की पेशकश की, हमारा एक एग्रीमेंट साइन हुआ और NSG ग्रुप में हम शामिल तो नहीं, बट हमें एक वेवर दिया गया. तो तब से हमारा जो न्यूक्लियर अपार्थाइड वो खत्म होता है. बट इससे पहले जो थे हमारे जो साइंटिस्ट थे इन द अर्ली 1950s, उनका एक बहुत बड़ा विजन था. उनका विजन, जैसे कि हमारे होमी बाबा थे जो कि हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक विजन रखा, वो था कि 3 स्टेज प्रोग्राम फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया. उन्होंने देखा कि हमारे पास फ्यूजन मटेरियल तो है नहीं, हमारे पास थोरियम है, तो इस थोरियम को ही हम यूज करेंगे इन लॉन्ग टर्म, एंड इट इज अ very the duration of this 3-stage program is very much large duration. ये बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है. तो अभी तक हम इस प्रोजेक्ट की फर्स्ट स्टेज तक ही पहुंच पाए हैं. तो ये 3-stage प्रोग्राम किस तरह का है, इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, इसमें हम थोरियम यूज कर रहे हैं, और थोरियम को हम अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यूरेनियम में कन्वर्ट कर रहे हैं, U233 विच इज अ फिसाइल मटेरियल. तो हमारी जो तीन स्टेजेस क्या है, नंबर 1 स्टेज जो है वो है द प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स. हमारा जो पहला स्टेज है दैट इज द प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जिसमें कि हम नेचुरल यूरेनियम हमने बात की थी, जिसमें 0.7% जो है वो पाया जाता है U235 विच इज फिसाइल मटेरियल, एंड मोर देन 99% जो है वो U238 पाया जाता है विच इज आल्सो नॉन फिसाइल मटेरियल. तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स में, अब मैं इसके अंदर नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा मोटा जानेंगे कि क्या कर रहे हैं. हम नेचुरल यूरेनियम को कन्वर्ट कर रहे हैं प्लूटोनियम 239 में, PU239 में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम हम इसमें कुछ एक एनर्जी भी जनरेट कर रहे हैं, और एनर्जी जो है वो हम टैप करके इसका हम यूज कर रहे हैं. तो एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द रिएक्टर्स ऑफ इंडिया आर इन दिस स्टेज ओनली, दैट इज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स. PU239 प्लस एनर्जी जनरेट हो रही है, इसको हम टैप करके यूज कर रहे हैं. देन द सेकंड स्टेज ऑफ दिस project was
दैट द इंडिजीनियस फास्ट वाटर जिसको बोला जाता है इंडिजीनियस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इंडिजीनियस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हमने फर्स्ट स्टेज में देखा कि हमने फर्स्ट स्टेज में क्या क्रिएट किया, प्लूटोनियम 239 प्लस एनर्जी। अब ये जो सेकंड जो है उसको बोला जाता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का मतलब कि जो प्लूटोनियम 239 है उसकी ब्रीडिंग होगी। वो जो प्लूटोनियम 239 जो हमने कम मात्रा में प्रोड्यूस किया था फर्स्ट स्टेज में, अब वो है वो लार्ज एक्सेस प्रोडक्शन होगी, उसकी फास्ट ब्रीडिंग होगी इस स्टेज में। तो उसी प्लूटोनियम विदाउट एनी एक्स्ट्रा थिंग वी आर ब्रीडिंग द प्लूटोनियम 239 एंड एट द सेम टाइम हम क्या कर रहे हैं, इसमें थोरियम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, थोरियम 232 एंड दिस इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू यूरेनियम 233। क्या कर रहे हैं हम इस स्टेज में, इस स्टेज में हम दो चीज़ें कर रहे हैं। एक क्या कर रहे हैं कि एक्सेस प्रोडक्शन कर रहे हैं प्लूटोनियम 239 की, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस प्लूटोनियम ओनली वी आर कन्वर्टिंग द थोरियम 232 इनटू द फिजाइल। फिजाइल क्या है, वो है U233 जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। यूरेनियम 233 हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम इसमें भी हमारी एनर्जी जनरेट होगी जिसको हम टैप करके यूज करेंगे। देन द थर्ड स्टेज इज द ब्रीडर रिएक्टर्स। ब्रीडर रिएक्टर्स जो है उसमें क्या होगा कि अभी हमने देखा कि सेकंड स्टेज में हमने यूरेनियम 233 जनरेट कर लिया है, प्रोड्यूस कर लिया, विच इज द मोस्ट फिजाइल मटेरियल विच वी कैन प्रोड्यूस। तो अभी क्या करेंगे कि यूरेनियम 233 जो है वो ब्रीडर रिएक्टर में जलेगा, इट विल वर्न एंड इट विल मैक्सिमम, मतलब वर्न करेगा तो हमें मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, मैक्सिमम हमें एनर्जी मिलेगी, एंड वी विल एट द सेम टाइम वी विल कन्वर्ट थोरियम इन द सेम रिएक्टर, देयर विल बी अ कन्वर्जन ऑफ यूरेनियम 232 टू 233। तो हमने देखा कि सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज दोनों में यूरेनियम 233 बन रहा है, एंड सेकंड स्टेज में हम प्लूटोनियम 239 यूज कर रहे हैं, और थर्ड स्टेज में विद द हेल्प ऑफ U33 ओनली वी आर कन्वर्टिंग द थोरियम इनटू यूरेनियम 233 ओनली। तो ये इसके हिसाब से हमारा जो मैक्सिमम एफिशिएंट जो स्टेज होगी जिसके ऊपर हम अभी तक पहुंचे नहीं है, दैट विल बी द थर्ड स्टेज, द ब्रीडर रिएक्टर्स। तो अब हम बात करेंगे कि एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस जो है न्यूक्लियर एनर्जी की वो क्या क्या हो सकती हैं, दैट इज क्लीन एनर्जी, बिल्कुल क्लीन एनर्जी है। सेकंड इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। एनवायरमेंट फ्रेंडली मतलब इसमें कोई ग्रीन हाउस एमिशन नहीं होता है, नो कार्बन प्रिंट्स आर देयर। थर्ड इज कैन बी बिल्ट इन अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज। जैसे कि हम देखते हैं कि हाइड्रो पावर जो है वो उसकी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है, विंड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सोलर एनर्जी की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है, थर्मल पावर प्लांट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, बट इट कैन बी बिल्ट इन अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज। चौथा जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है दैट इज बेस लोड सोर्स ऑफ पावर। बेस लोड सोर्स ऑफ पावर दैट टू इन 24/7। अब हम बाकी सोर्सेज एनर्जी अभी देखते हैं कि हम सोलर के ऊपर बात कर लें या विंड के ऊपर बात कर लें, दे आर नॉट कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरी बात की जो वो बेस लोड की बात आती है, देन सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी फेल्स। बेस लोड ऐसा लोड होता है कि जैसे सपोज किए कि मैक्सिमम डिमांड, जैसे गर्मी के सीजन में पीक डिमांड होती है, पीक डिमांड होती है किसकी, एनर्जी सोर्स की, तो उस टाइम जो है वो बाकी जैसे सोलर फेल हो सकता है, देन अपना विंड फेल हो सकता है, बायोमास कैन फेल, बट दिस जो न्यूक्लियर सोर्स ऑफ एनर्जी ये काफ़ी रिलायबल है। जैसे कि हमारी हाइड्रो पावर है काफ़ी रिलायबल है, वैसे ही ये काफ़ी रिलायबल है। दिस कैन टेक द बेस लोड एंड दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ बेस लोड सोर्स ऑफ पावर फॉर 24/7। देन इसका जो सबसे बड़ा है कि लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी है। एक बार हमने स्टार्ट कर दिया कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट तो हम इसके ऊपर रिलायबल काफ़ी सालों तक, कई सालों तक हम इसके ऊपर, जैसे कि हमारा अभी तक जो थर्मल और जो कोल और ऑयल है वो काफ़ी एक लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी था अभी तक, लेकिन अभी हम उसके ऊपर रिलायबल नहीं कर सकते। वैसे ही ये न्यूक्लियर जो एनर्जी है ये लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमें एक सहायता दे सकता है। Then coming to the next thing, that is it is long term energy security जो हमने डिस्कस कर लिया। then stable power source, it is quite stable power source। हमने डिस्कस किया था कि इसकी जो एनर्जी है कंटिन्यूस एनर्जी सोर्स है, हमें देता है, कंटिन्यूस देता है इन डिफरेंट कंडीशंस। ये किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि धूप कम है या हवा कम है या समथिंग। तो अभी अगर अगली एडवांटेज पे बात करें दैट इज लेस मेंटेनेंस एंड जो इसकी रिफ्यूलिंग है वो 1.5 to 2 years एक बार रिफ्यूलिंग होती है इसकी। इसका मेंटेनेंस इनिशियल कॉस्ट जो हम मान सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा होता है, बट एक बार जब ये सेटअप हो जाता है तो इसकी बड़ी लेस मेंटेनेंस है। जो इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो हम रनिंग के द्वारा ही, जब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट रन करता है उसकी रनिंग के दौरान ही हम मैक्सिमम कंपोनेंट्स की चेकिंग कर सकते हैं। देन इट इज़ अ वेरी लेस मेंटेनेंस। रिफ्यूलिंग जो है वो 1.5 साल से 2 साल के बीच में होती है। और इंडिया का एग्जाम्पल लिया जाए तो इंडिया ने एक रिकॉर्ड सेट किया था कायगा 1।
कैगा 1 जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है वो 962 डेज तक कंटिन्यूस रन किया था। ये कर्नाटका में है, इसने रिकॉर्ड सेट किया था 2019-20 में, और ये 962 डेज तक कंटिन्यूस रन किया था। सो दिस इज अ लेस मेंटेनेंस एंड रिफ्यूलिंग इज रिक्वायर्ड इज वेरी मच लेस, दैट इज 1.5 to 2 years। देन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं, ऑयल जो है या फिर कोल जो है वो उसकी एक स्टोरेज चाहिए होता है, काफ़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में हम इसको यूज़ करते हैं, बट इसका जो है बड़ी लेस क्वांटिटी जो है वो यूज़ होती है न्यूक्लियर फ्यूल की, तो इसकी स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। देन कॉस्ट इफेक्टिव होता है, जिसके कारण ये बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, हमें काफ़ी सस्ता पड़ता है इसको, क्योंकि हम इसको ना स्टोर करेंगे, स्टोर करने के लिए बड़ी कैपेसिटी नहीं चाहिए हमें, और हमें ट्रांसपोर्टेशन में भी ये इसका ट्रांसपोर्टेशन भी इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कम क्वांटिटी में हम इसको कम क्वांटिटी में इसको यूज़ कर रहे हैं। नो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेजेस इसके क्या क्या है? मेल्टडाउन्स, ये अगर देखा जाए तो बड़ी सेफ एनर्जी है, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ह्यूमन्स अटेंशन, जो हमारी अटेंशन है, जो ऑपरेटर जो है इस पर काम कर रहा है उसकी बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए इसको। अ ट्रेन्ड मैन पावर इज रिक्वायर्ड, एंड इफ द मैन पावर इज नॉट ट्रेन्ड, देन क्या क्या इसमें सेफ्टी हजार्ड्स हैं, वो हजार्ड ऐसे होते हैं कि इट इज़ अ हाई रिस्क फैसिलिटी, हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ हाई रिस्क फैसिलिटी, जिसमें कि एग्जांपल क्या क्या हो सकता है कि मेल्टडाउन हो सकता है, ओवर हीटिंग हो सकता है, मेल्टिंग ऑफ कोर्स हो सकता है, रेडिएशंस इसमें निकल सकती हैं। इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि चेर्नोबिल और फुकुशिमा जो डिजास्टर्स हुए थे, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, चेर्नोबिल और फुकुशिमा के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो डिजास्टर्स हुए थे, ये जो हुए थे ये एक इसके एग्जांपल्स हैं। देन क्या है कि जैसे कोई बाहर का कोई एक्सटर्नल थ्रेट, एक्सटर्नल हजार्ड, जैसे कि अर्थक्वेक, जैसे कि सुनामी, या फिर कोई साइक्लोन आता है, देन इट आल्सो पोजेस अ बिग थ्रेट टू द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा कोई भी जो चीज़ है वो इसको हैम्पर कर सकती है। देन सेकंड इज हेल्थ रिस्क, हेल्थ रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसमें कैंसर हो सकता है, कोई इसकी जो रेडिएशन की चपेट में अगर कोई काम करता हुआ वो जो एम्प्लॉय है या वर्कर जो है इसकी चपेट में आता है, देन ही कैन बी पोज ही इज हैविंग अ बिग हेल्थ रिस्क। थर्ड इज न्यूक्लियर बेस्ड, जो इसकी न्यूक्लियर बेस्ड है, हालांकि हमने ऐसी टेक्नोलॉजीज अभी डेवलप कर ली है कि द न्यूक्लियर बेस्ड इज बीइंग रिसाइकल्ड, बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द न्यूक्लियर वेस्ट। देन कमिंग टू द नेक्स्ट डिसएडवांटेज, दैट इज इट रिक्वायर अ हाई इनिशियल कैपिटल कॉस्ट, जो इसकी इनिशियल कैपिटल कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, इट रिक्वायर अ हाई इनिशियल कैपिटल कॉस्ट, दो आगे इसकी मेंटेनेंस कम है बट इनिशियली इसका बहुत ज़्यादा खर्चा है। देन पांचवा जो है, इट इज़ नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है, ये एक कभी ना कभी इसको ख़त्म होना ही है इस धरती पे। देन सिक्स्थ इज शॉर्टेज ऑफ न्यूक्लियर फिजन मटेरियल, जो है न्यूक्लियर फिजन मटेरियल जो है वो बहुत कम मात्रा में है, जैसे कि हमने बोला U-235 जो है वो 0.7% ही है, एंड उसको प्रोसेस करने के लिए जो है वो हमें इनिशियली जो है वो काफ़ी एक हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियर जो ये हमने बात की थी न्यूक्लियर फ्यूजन की, लेकिन जब न्यूक्लियर एनर्जी की बात की जाती है तो उसमें एक फ्यूजन प्रोसेस भी होती है, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, एंड दैट इज हाइड्रोजन एनर्जी। और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो हाइड्रोजन से इसका नाता है। तो अभी एट प्रेजेंट उसमें क्या हो रहा है कि फ्रांस में एक प्रोजेक्ट चल रहा है ITER का मतलब है इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च एंड इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च एंड इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट। इसमें इंडिया ने $1 बिलियन इंडिया ने भी इन्वेस्ट किए हुए हैं, प्लस ये 35 कंट्रीज का कोलैबोरेशन है। और इसमें क्या करने की कोशिश हो रही है? कोशिश ये हो रही है कि वी वांट टू रिप्लिकेट द फ्यूजन प्रोसेस ऑफ सन, we want to replicate the fusion process of sun and to create energy on the earth। हम क्या कर रहे हैं कि जो सन की जो प्रोसेस है, सन में क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस है, उसको रिप्लिकेट करना चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। एंड सेम जैसे सन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वैसे ही हम धरती के ऊपर सन जैसी एनर्जी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। और इसमें क्या क्या है यूज़ कर रहे हैं हम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम जो है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं जो हम इसमें यूज़ करना चाह रहे हैं। देन इन द फ्यूचर, जो अगर फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर जो है वो इन दोनों एनर्जीज़ का है, इन दोनों की एनर्जीज़ का हाइब्रिड जो है टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूजन एंड फिशन जो है इज द फ्यूचर। हम दोनों एनर्जीज का कोलैबोरेशन देखेंगे आने वाले सालों में कि दोनों एनर्जी इकट्ठा एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हुए देखेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन एज वेल एज न्यूक्लियर फिशन। अब बात करते हैं थोड़ा सा डाटा के ऊपर, जो कि एक बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है
कि किस किस एनर्जी सेक्टर का कितना कितना योगदान है। हाइड्रो पावर का देख सकते हैं। अभी इंडिया का जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, दैट इज 372.73 गीगावाट इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। इसमें हम डिफरेंट सेक्टर्स के देख सकते हैं और खुद इसका आंकलन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर आगे है, कौन सा सेक्टर पीछे है। हमारा सोलर और विंड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। देन ये पीबीआई प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया की मैंने क्लिपिंग जो है वो ली हुई है और एट प्रेजेंट देख सकते हैं कि ये जनवरी 2021 की क्लिपिंग है, जो कि इसमें हमारा जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने इसका रिप्लाई दिया था कि उसमें बोला गया था कि देयर आर 22 रिएक्टर्स विद टोटल कैपेसिटी ऑफ 6780 मेगावाट, जिसका हमने डिस्कशन कर ही लिया। काप 3 जो है वो भी नया जो है वो रिएक्टर ग्रिड के साथ जोड़ा गया है जनवरी 10 2021 को। और एट प्रेजेंट जो हमारे 8 रिएक्टर जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उनकी कैपेसिटी है 6000 मेगावाट, जो कि नियर फ्यूचर में जुड़ जाएंगे हमारे। और इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ने अभी 12 नए न्यूक्लियर प्लांट बनाने को सैंक्शन दे दिया है। इंडिया इज गोइंग टू बिल्ड 12 न्यू न्यूक्लियर प्लांट्स, जिसमें कि 10 जो होंगे वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होंगे, जो कि फर्स्ट स्टेज जिसकी हमने बात की थी। एंड उसके बाद जो है वो 2 लाइट वाटर रिएक्टर्स होंगे। और ये जो 10 जो हैं वो इंडिया खुद बना रहा है, और 2 जो हैं लाइट वाटर रिएक्टर्स दे विल बी बिल्ट विद द कोलैबोरेशन ऑफ रशियन फेडरेशन। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट जो है अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारी न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर की सिचुएशन है। थैंक यू सर।